Good morning, students. So today we are going to start class 10th, Social Science, Geography, Chapter 6, Manufacturing Industry. So let's start manufacturing industry. So first we discuss about the manufacturing. What is manufacturing? So production of goods in a large quantity after processing from raw material to more valuable product is known as manufacturing. तो यहाँ पर सिंपली डेफिनेशन दिया हुआ है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द रॉ मटेरियल, किसी भी सामान का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में, और प्रोडक्शन होगा कैसे? रॉ मटेरियल, डिफरेंट रॉ मटेरियल, है ना, इनटू मोर वैल्यूएबल गुड्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. रॉ मटेरियल का जब उसको प्रोसेस कर देंगे तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, उसी को मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है ना. एग्जाम्पल के तौर पर दिया है कॉटन फ्रॉम द कॉटन, क्लोथ फ्रॉम द कॉटन. डेफिनेटली कॉटन का जो प्राइस होता है बहुत कम होता है, जब उससे हम कपड़ा बना देते हैं कपड़े का प्राइस बढ़ जाता है ना. तो ये क्या है? प्रोसेसिंग है. सो दिस इंडस्ट्री प्रोसेस और मैन्युफैक्चर क्लोथ फ्रॉम द कॉटन, सो इसका वैल्यू बढ़ जाता है. लाइक दैट शुगर फ्रॉम शुगर केन, पेपर फ्रॉम वुड को पेपर में कन्वर्ट कर दिया जाए, आयरन ओर को आयरन में कन्वर्ट कर दिया जाए, ये सारे का वैल्यू बढ़ जाता है. तो उसी के लिए यहाँ पर फोकस किया हुआ है कि मोर वैल्यूएबल, है ना, ज़्यादा वैल्यू बढ़ा देता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसी भी रॉ मटेरियल का. अब यूजेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग का यूज कहाँ होता है? सो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री, किसी भी देश का आर्थिक ताकत, है ना, आर्थिक शक्ति कितना मजबूत है ना, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से कोई देश कितना मजबूत है, वो कैसे मेजर किया जाएगा? इट इज़ मेजर्ड फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. उस देश में कितनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं उस पर निर्भर करता है कि वो देश कितना आर्थिक रूप से समृद्ध है, ताकतवर है ना. इट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, और इसीलिए कहा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, है ना. कोई भी देश आर्थिक रूप से मजबूत है तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्वाभाविक है कि ज़्यादा है. जापान है, जर्मनी है ना, चाइना है. तो ये क्या है? इकोनॉमिकली स्ट्रांग नेशन है. क्यों स्ट्रांग है? बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, है ना. दे रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर. और डेफिनेटली जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का होगा तो क्या है? डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर कम होता है. नहीं तो क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं होगी तो लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर रहेंगे, और एग्रीकल्चर की क्या है? आय कम है. कृषि में क्या है? आय. और मोस्टली इन इंडिया में क्या है? स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड है. ज़मीन हमारे पास उतनी है जितना हमारा जीविका चल सके. हम उसको सेल नहीं, बहुत कम बचता है प्रोडक्ट को हम मार्केट में सेल कर पाएँ. और इसलिए क्या है, जब हम अपने लोगों को एग्रीकल्चर से निकाल कर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा? एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस कम होगा और लोगों की इनकम बढ़ेगी. जब डेफिनेटली वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाएंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी और इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग होंगे. तो जब लोग स्ट्रांग होंगे तो फिर देश स्ट्रांग होगा क्योंकि इनकम बढ़ेगी. प्रोवाइडिंग जॉब्स. अब डेफिनेटली जब एग्रीकल्चर से निकल कर लोग मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे तो ऐसे ही थोड़ी जाएंगे, वहाँ किस पर्पज़ से जाएंगे? फॉर द जॉब्स. और जॉब में क्या होगा? सैलरी मिलेगी, सैलरी फिक्स्ड मिलेगी, है ना. तो फिक्स्ड सैलरी मिलेगी तो वो क्या होंगे? उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, वो बेटर लाइफ अचीव कर पाएंगे, है ना. एक्सपोर्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज. और दूसरा का पहला यहाँ पर फोकस किया है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री reduces the dependence of the people on agriculture because it's provide jobs and
किसको? द पीपुल हु आर वर्किंग इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, जो लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको निकाल करके जॉब प्रोवाइड करेगा, एंड देयर इकोनॉमिक स्टैंडर्ड विल राइज। सेकेंड, मैन्युफैक्चर गुड्स विल बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री, एंड डेफिनेटली जब एक्सपोर्ट होगा तो क्या होएगा? ये फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा भारत में आएगी, और जब विदेशी मुद्रा भारत में आएगी तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, उससे भी हमारी इनकम बढ़ेगी और इकोनॉमिकली हम डेवलप होंगे। फिर इराडिकेट्स पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर में बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, लाइक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एग्रीकल्चर थ्रू आउट द ईयर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करता है, इट जनरेट द एम्प्लॉयमेंट इन पर्टिकुलर सीजन, है ना। और उसके बाद डिस्गिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गिस्ट में अदृश्य बेरोजगारी, जहाँ 2 लोगों की ज़रूरत है वहाँ 5 लोग काम कर रहे हैं, तो 3 लोग क्या हैं? वो अदृश्य हैं, है ना, उनकी ज़रूरत नहीं है फिर भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इसको डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो ये सारे लोगों को जब निकाला जाएगा और जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी, है ना। तो जब इनकम बढ़ेगी लोगों की तो डेफिनेटली क्या होगा? पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट ये दोनों ख़त्म होंगे। जब बेरोजगारी ख़त्म होगी, इनकम होने लगेगी, तो डेफिनेटली पॉवर्टी, गरीबी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद कंट्री दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स ऑफ अ हायर वैल्यू आर प्रॉस्पेरियस। और डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है? इट्स इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ द गुड्स और रॉ मटेरियल। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के वैल्यू को बढ़ा देती है। फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लो आप, सपोज करो कि जैसे घरों में पंखा चल रहा है ना, फैन, तो फैन में क्या है? मुश्किल से उसका मान लो कि 2 किलो वजन है, तो 2 किलो में क्या है? आधा किलो कॉपर है और बाकी सब लोहा है, तो लोहा क्या है? 70 रुपये किलो, हैं? तो 100 रुपये का लोहा और कॉपर मान लो 500, तो 250 का, तो 350 रुपये टोटल रॉ मटेरियल का खर्चा है। लेकिन क्या है? उसको प्रोसेस कर दिया गया, उसको फैन में कन्वर्ट कर दिया गया, और डेफिनेटली क्या है? जब प्रोसेस के बाद उसका वैल्यू बढ़ गया, वही 350 का सामान का वैल्यू 1000 रुपये से अधिक हो गया। तो वही यहाँ पर फोकस कर रहा है कि कंट्री विच ट्रांसफॉर्म द रॉ मटेरियल इनटू द वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स, इट्स वैल्यू ग्रोथ, उसका क्या है? वैल्यू बढ़ जाता है। अब डेफिनेटली जब हम 300 का सामान 1000 में बेच रहे हैं अपने नॉलेज और स्किल के हिसाब से, तो प्रॉस्पेरिटी आएगी। डेफिनेटली जब इनकम बढ़ेगी, है ना, 300 का सामान हम 1000 में बेच रहे हैं तो 700 का प्रॉफिट हो गया डायरेक्टली। जब इतना ज़्यादा हाई मार्जिन में प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कैसे होगा? थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और डेफिनेटली जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉस्पेरिटी, है ना, समृद्धि आएगी। फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री हर जगह नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे ही इंडस्ट्री लोकेट होती है, मतलब देखी जा सकती है। सारे देश में इवेंटली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अनइवेंटली डिस्ट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री किसी पर्टिकुलर रीजन में, लाइक बोकारो, हमारे यहाँ सोनभद्र, नोएडा, है ना, अहमदाबाद। तो ये पर्टिकुलर रीजन में ही इंडस्ट्री पाई जाती हैं। तो क्या कारण है कि एक पर्टिकुलर रीजन में ही इंडस्ट्री पाई जाती हैं? तो वही बोला है, द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। अब फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। इंडस्ट्री कहाँ दिखाई देगी? जहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ द चीप लेबर हो। ये सारे फैक्टर एक साथ काम करता है, ऐसा नहीं कि केवल सस्ता लेबर हो वहीं इंडस्ट्री दिखाई देगी। बिहार में तो बहुत सारे सस्ते लेबर मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी वहाँ इंडस्ट्री नहीं है, है ना। तो सारा पैरामीटर एक साथ काम करते हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक ही काम करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ द चीप लेबर फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। वेरियस इंडस्ट्री विच रिक्वायर्ड द वाटर, लाइक मोस्टली हेवी इंडस्ट्री। जितने भी हेवी इंडस्ट्री हैं सबको पानी चाहिए प्रचुर मात्रा में। तो जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी, आप क्लास 8 में पढ़े भी होंगे,
है ना, कि हाउ द जमशेदजी टाटा बोकारो गए स्टील प्लांट इस्टेब्लिशमेंट के लिए, लेकिन बोकारो में तो आयरन ओर बहुत अच्छा उनको मिला, लेकिन वहाँ पानी नहीं मिला, तो इसलिए वहाँ पर इरादा उन्होंने कैंसिल कर दिया। दुर्ग छत्तीसगढ़ में पहली बार वहाँ गए थे, लेकिन वहाँ से फिर सीधे कहाँ है, जमशेदपुर, और जमशेदपुर में ऑन द बैंक ऑफ द रिवर स्वर्ण रेखा, वहाँ पर पानी भी मिला और आयरन ओर भी मिला, तो वहीं पर उन्होंने अपनी इंडस्ट्री डाली। तो यही है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो नीडेड। सेकेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, पावर इज नीडेड फॉर एवरी इंडस्ट्री, सो ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री। और जनरली जहाँ पर पावर हाउसेज ज़्यादा होते हैं वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री भी देखने को मिलती है, या ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आसानी से मिल जाए। अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल, उसके बाद कैपिटल आसानी से मिल जाए। तो कैपिटल मतलब जहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या बहुत सारे बैंक्स हैं, है ना, ईजिली कैपिटल उनको आसानी से लोन मिल जाए वहाँ पर। अवेलेबिलिटी ऑफ द मार्केट, नियर अबाउट मार्केट, बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में खर्च नहीं होना चाहिए, तो मार्केट जहाँ पर करीब है, जैसे नोएडा, तो नोएडा को डेवलप किया गया, तो वहाँ पर क्या है, ईजिली अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, कैपिटल, क्योंकि दिल्ली के पास में है, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इजीली। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल शुड बी अवेलेबल नियर अबाउट, कम से कम खर्चा है ट्रांसपोर्टेशन में, है ना। तो इसीलिए आप देखे हो कि जितनी भी हैवी इंडस्ट्री है, लाइक थर्मल पावर प्लांट, तो थर्मल पावर प्लांट आप हमारे बहुत दूर नहीं जाना है, सिंगरौली मध्य प्रदेश और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट को इसको कहा जाता है कि पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि नियर अबाउट बहुत सारी माइंस, कोल माइंस अवेलेबल हैं, है ना, सिंगरौली है ना, सिंगरौली में बहुत सारी कोल्स माइंस हैं, तो वहाँ से कोयला क्या है, ईजिली अवेलेबल हो जाता है नियर अबाउट द थर्मल पावर प्लांट। तो वही बोला, चाहे बोकारो हो गया, राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया, जमशेदपुर हो गया, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनके नियर अबाउट कम से कम 100, 150, 200 किलोमीटर के अंदर में ही क्या है, रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल है ना। तो ये सारा फैक्टर एक साथ काम करता, सबको एक साथ देखता है कि रॉ मटेरियल भी नज़दीक मिल जाना चाहिए, पानी भी, मार्केट भी आसपास में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल आसानी से मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, पानी मिल जाए, लेबर मिल जाए, सारा फैक्टर जब एक साथ काम करता है तो ये सारा जो भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करता है वो सारा फैक्टर को ध्यान में रखकर वहाँ इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करता है। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री को किस तरह हम क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, क्लासिफिकेशन मतलब डिवीज़न, बंटवारा। तो बंटवारे के लिए भी एक बेस चाहिए, डिवीज़न के लिए भी हमको एक बेस की ज़रूरत पड़ती है ना। मान लो आप क्लास में ही डिवाइड करना चाहते हो, मैं बोला कि आप क्लास 2 पार्ट में बांट दीजिए, डिवाइड करो 2 हिस्सों में, तो आप किस बेस पे उसको डिवाइड करोगे, तो बेस होना चाहिए। लाइक गर्ल्स एंड बॉयज़ डिवाइड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हाइट डिवाइड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द नंबर, एकेडमिक नंबर, परीक्षा में आपने कितना नंबर पाया उसके हिसाब से हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे, जब तक बेस नहीं होगा हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो एक बेस होना चाहिए। वही बोल रहा है कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द बेस, on the basis of marks. अब डिवीजन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट दिया है सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, है ना, देयर मेन रोल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऑनरशिप, बल्क एंड वेट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, है ना। These are the 5 sources on which we can divide the industry. तो इसको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट डिवीज़न क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ
रॉ मटेरियल, पहला दिया है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल दो तरह का होता है, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के लिए कहाँ से आता है? एक एग्रो बेस्ड है। एग्रो बेस्ड कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर, है ना, ये एग्रीकल्चर कृषि से इसका रॉ मटेरियल आता है। और एक मिनरल बेस्ड है, जो मिनरल के द्वारा इसका रॉ मटेरियल मिलता है। तो फर्स्ट यूज रॉ एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल, डेफिनेटली जब एग्रीकल्चर से है तो ये क्या है? दिस इंडस्ट्री यूज द एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल, और दिस इंडस्ट्री यूज द मिनरल एज रॉ मटेरियल। सिंपल सा है, दिस इंडस्ट्री यूज द एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड दिस इंडस्ट्री यूज द मिनरल एज रॉ मटेरियल। उसके बाद अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर से क्या क्या आता है? जैसे कॉटन हो गया, ऊल हो गया, जूट हो गया, सिल्क, है ना, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, इट्स, ये सारा क्या है? रॉ मटेरियल दिस इंडस्ट्री यूजेज। और मिनरल लाइक आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, टूल्स, इट्स, है ना, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल है ना। अब अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, अब मेन रोल क्या है इंडस्ट्री का? यहाँ पे बेसिक की इंडस्ट्री, यहाँ पर बेसिक की इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री। अब बेसिक की इंडस्ट्री का मतलब क्या है? दिस इंडस्ट्री कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड दिस फिनिश्ड गुड इज यूज्ड बाय अनदर इंडस्ट्री एज ए रॉ मटेरियल। ये इंडस्ट्री क्या करती है? कोई भी एक रॉ मटेरियल से एक फिनिश्ड गुड्स बनाती है और वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जा सकता। वो फिनिश्ड गुड, इस इंडस्ट्री का फिनिश्ड गुड दूसरी इंडस्ट्री के द्वारा रॉ मटेरियल के तौर पर यूज किया जाता है, और इस इंडस्ट्री से जो फिनिश्ड गुड्स मिलता है वो कंज्यूमर यूज करता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, सप्लाई ऑफ देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल टू द मैन्युफैक्चरर टू द अदर गुड्स। अब बोल रहा है कि सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल टू अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज ए रॉ मटेरियल, है ना। दिस इंडस्ट्री की इंडस्ट्री और बेसिक इंडस्ट्री किसको कहा जाता है? दिस इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्री विच सप्लाई देयर फिनिश्ड गुड और रॉ मटेरियल एज ए रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री। अब एक यहाँ पर एग्जाम्पल, प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर। अब जो कंज्यूमर इंडस्ट्री होती है, दिस इंडस्ट्री प्रोड्यूस गुड्स फॉर कंज्यूमर फॉर देयर यूज। ये इंडस्ट्री जो भी फिनिश्ड गुड बनाती है वो कंज्यूमर के लिए डायरेक्टली बनाती है। अब एग्जाम्पल पे यहाँ पे जैसे है आयरन एंड स्टील, तो आयरन एंड स्टील इज डायरेक्टली नॉट यूज्ड बाय द पर्टिकुलर इंडस्ट्री, डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। अब आयरन स्टील से क्या है, बहुत सारे, जैसे इस इंडस्ट्री में जैसे है कि टीन शेड आता है, उसके बाद स्टील बार, घरों में जो इस्तेमाल होता है स्टील बार, उसको, फिर ऑटोमोबाइल फैन, है ना, चेयर, अदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं आयरन एंड स्टील से। तो वही बोल रहा है कि ये इंडस्ट्री एक प्रोडक्शन के, इस इंडस्ट्री से जो भी प्रोडक्शन निकला फाइनल प्रोडक्ट, वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए क्या है, रॉ मटेरियल हो जाता है, जो कंज्यूमर इंडस्ट्री होती है। और इस फिनिश्ड गुड को दोबारा हम कंज्यूमर यूज कर सकता है। इससे डायरेक्टली जो भी प्रोडक्ट निकलता है वो कंज्यूमर यूज नहीं करता है। अब जैसे आयरन एंड स्टील से क्या निकलेगा, टीन सेट निकला, स्टील बार हुआ, ऑटोमोबाइल, गाड़ियाँ बनी, मोटरसाइकिल बनी, पंखा बना, कुर्सी बना, और ये क्या होता है, ये सारा कंज्यूमर यूज करता है ना। जैसे यहाँ पर कॉपर दिया है, तो कॉपर डायरेक्टली, अब कॉपर क्या है, जैसे यहाँ पर फैन बोले तो फैन में कॉपर यूज होगा। इस इंडस्ट्री ने कॉपर बनाया और क्या है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री को बेच दिया, वो इंडस्ट्री फिर क्या है, पंखा बनाएगी, है ना, अदर वायर बनाएगी जो कंज्यूमर यूज करेगा। तो वही यहाँ पर सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, शुगर, टूथपेस्ट। अब शुगर आ रहा है, तो शुगर इज मेड बाय द शुगर इंडस्ट्री। तो ये सारा क्या है,
की इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री को आपको डिफरेंस यहाँ पर समझ में आया होगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल उसमें पैसा कितना लगा उसके आधार पर भी हम इंडस्ट्री को डिवाइड कर सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना, यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना, लघु उद्योग जिसको कहा जाता है हिंदी में, और यहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्री है ना, भारी उद्योग। तो अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इज अलाउड ऑन द एसेट ऑफ यूनिट है ना, रन बाय लेस नंबर ऑफ पीपल। अब बोला है कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इज अलाउड ऑन एसेट ऑफ यूनिट। डेफिनेटली इसका एक पर्टिकुलर लिमिट है कि लेस देन 100 करोड़ से जो भी लिमिट है वो क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में रखा जाएगा। और ये क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जो 100 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है इसको लार्ज स्केल। इफ द इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 1 करोड़ देन इट इज नोन एज द लार्ज इंडस्ट्री। यहाँ पर दिया है कि 1 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है तो उसको हम लार्ज स्केल में, और यहाँ पर 1 करोड़ है ना, लेस देन यहाँ पर 1 करोड़ से नीचे का इन्वेस्टमेंट है तो उसको स्मॉल। तो दीज आर दोज इंडस्ट्री विच investment is less than 1 crore is called small scale industry, and industry where the investment is more than 1 crore is called the large scale industry. एग्जाम्पल, खांडसारी गुड़ ईट्स, जो छोटा छोटा लघु उद्योग होता है जो घरों में चलता है ना, जैसे गुड़ बनाया जा रहा है ना, कहीं छोटा मोटा काम किया जा रहा है, साड़ियाँ बनाई जा रही हैं घरों में, टोकरियाँ बनाई जा रही हैं, ये सारा क्या है, स्मॉल स्केल। दरवाजे बनाए जा रहे हैं, चारपाई बनाई जा रही है, चौकियाँ बनाई जा रही हैं, सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं है ना। अब ये क्या है, यहाँ पर अब लार्ज स्केल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन और इंडस्ट्री है ना, स्टील इंडस्ट्री, ये सारे लार्ज स्केल जिसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है। सिंपल सा डेफिनेशन था यहाँ पे। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप, अब बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, हु ऑन्स द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मालिकाना हक किसके पास है। तो मालिकाना हक 2 ही लोगों के पास होता है, एक इंडिविजुअल किसी व्यक्ति के पास या सरकार के पास है ना। तो पब्लिक सेक्टर मतलब पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट, तो यहाँ पर डेफिनेटली गवर्नमेंट सेक्टर इसको कह सकते हैं, पब्लिक सेक्टर कहा जाता है। गवर्नमेंट इज थ्रू द पब्लिक, तो इसलिए इसको पब्लिक सेक्टर कहा जाता है। owned and operated by the government, अब public sector industry is owned and operated by the government, whereas private sector industry means private individual. These industries are owned and operated by individual or a group of individual है ना। एक व्यक्ति भी चला सकता है और एक से ज़्यादा भी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री को आप देखे होंगे। तो मुकेश अंबानी के पास क्या है, 45% ही उसका शेयर है, 55% क्या है, बहुत सारे लोगों के पास शेयर्स हैं। तो इसलिए कहा गया है दिस इंडस्ट्रीज ऑन एंड ऑपरेटेड बाय अन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। अब इसका एग्जाम्पल वेल सेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सेल मीन्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एग्जाम्पल दिया है जैसे टिस्को है ना, टाटा स्टील एंड कॉरपोरेशन, तो इसका बजाज ऑटो, ये सब देख रहे हो, डाबर इंडस्ट्री, ये सारा क्या है, प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रियाँ हैं है ना। अब इसके आगे एक और, ज्वाइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। तो ज्वाइंट सेक्टर में क्या है, these industries which are jointly run by the state and individual or a group of individual. These industries are jointly run by the government and an individual or a group of individual. ये स्टेट का भी इसमें शेयर होता है और बहुत सारे लोगों का भी शेयर हो, एक व्यक्ति का भी शेयर हो सकता है और स्टेट का, नहीं तो स्टेट और बहुत सारे लोगों का शेयर हो सकता है। तो वही बोला है कि these industries which are jointly run by state and individual or a group of individual is called the joint sector industry. अब यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे दिया है ऑयल इंडिया लिमिटेड है ना, jointly owned by public and private sector. उसके बाद कोऑपरेटिव सेक्टर, इंडस्ट्रीज आर ऑन एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर और बोथ
These industries are owned and operated by प्रोड्यूसर, जो भी प्रोड्यूसर है ना। सपोज करो कि यहाँ पर जैसे अमूल हम कह सकते हैं, अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर कौन है? फार्मर आर द प्रोड्यूसर, दे आर प्रोड्यूसिंग द मिल्क, सो दे आर द ऑनर ऑफ द इंडस्ट्री, उनका भी शेयर होगा। सप्लायर, जो भी सप्लाई कर रहा है मिल्क को, डिस्ट्रीब्यूट का, है ना, उसका भी उसमें शेयर होता है। और रॉ मटेरियल, इसके अलावा बहुत सारा रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री में लगता है अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसका, या वर्कर जो काम कर रहा है उसका, सब मिलकर के इस इंडस्ट्री को ऑन करते हैं, है ना। सबका उसमें पार्टनरशिप होता है। उसको कोऑपरेटिव सेक्टर, मतलब सबको हिस्सा दिया जाता है, उसको कोऑपरेटिव सेक्टर कहा जाता है। दे पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट्स लॉसेस प्रोपोर्शनेटली, है ना। अब जो बोल रहा है कि जब सबको जो काम कर रहा है उसको सैलरी मिल रही है, प्रोडक्शन कर रहा है उसको उसकी रॉ मटेरियल की कीमत मिल रही है, जो सप्लाई कर रहा है सबको सैलरी दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इंडस्ट्री में फ़ायदा होता है तो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, जितना जिसका शेयर होगा उस हिसाब से उसको डिविडेंड भी दिया जाएगा। आप डिविडेंड पढ़े होगे मैथ में, तो डिविडेंड भी मिलेगा, है ना, प्रॉफिट के अनुसार। एग्जाम्पल, शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, ये कोऑपरेटिव सेक्टर। द क्वायर इंडस्ट्री इन केरला, जो बहुत सारी कोऑपरेटिव, अमूल है ना, ओमफेड है, ये बहुत, लिज्जत पापड़ है, मदर डेयरी है, ये सारे सब कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ हैं। अब इसके बाद बेस्ड ऑन, दूसरा डिवीज़न है बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड। ये अगला जो डिवीज़न है ये किस पर दिया गया है? बल्क ऑफ रॉ मटेरियल दे यूज। कौन इंडस्ट्री लाइट रॉ मटेरियल यूज करती है और कौन इंडस्ट्री हैवी रॉ मटेरियल यूज करती है? तो हैवी इंडस्ट्री मीन्स डेफिनेटली दिस इंडस्ट्री यूजेज द हैवी रॉ मटेरियल, है ना। अब हैवी रॉ मटेरियल मतलब जो भारी, जो रॉ मटेरियल है बहुत वजनदार है। अब उसको क्या है, ट्रकों से ढुलाई नहीं, वहाँ पर ट्रेन की ज़रूरत पड़ती है ना। डेफिनेटली दिया, हेवी इंडस्ट्री यूज हेवी बल्की रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस हेवी मटेरियल। डेफिनेटली जब रॉ मटेरियल होगा तो जो उसका प्रोडक्ट होगा वो भी हेवी होगा। एग्जांपल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, है ना, थर्मल पावर, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ये सारे इंडस्ट्री क्या है? हेवी इंडस्ट्री है। इसका जो भी रॉ मटेरियल होता है, यहाँ जहाँ भी ये इंडस्ट्री होंगी आप देखे होंगे, जो रॉ मटेरियल इनका कैरी किया जाता है इंडस्ट्री तक, वो क्या होता है? हेवी व्हीकल द्वारा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ या मशीन्स लगी होती हैं। ट्रक और छोटी मोटी गाड़ियों के बस की बात नहीं है यहाँ। तो वही है सिंपल डेफिनेशन, हेवी इंडस्ट्री यूज हेवी एंड बल्की रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस द हेवी रॉ मटेरियल, है ना। अब लाइट इंडस्ट्री यूज लाइट रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस लाइट मटेरियल। लाइट इंडस्ट्री है तो लाइट रॉ मटेरियल यूज करेगी और लाइट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी, लाइक इलेक्ट्रिक फैन। अब जो पंखा बनाने वाली कंपनी है उसकी रॉ मटेरियल रेलवे से थोड़ी आएगा, सिंपली एक छोटी सी इंडस्ट्री है, ट्रकों से ढुलाई हो जाएगी और हल्का सामान है ना। वॉचेज, घड़ियाँ बनाई, स्विंग मशीन, फूड प्रोडक्ट, बिस्कुट वगैरह जो बना रही हैं, नमकीन मिक्सचर बना रही हैं कंपनियाँ, ये सारी लाइट इंडस्ट्री में आएंगी, हेवी इंडस्ट्री में आएंगी। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसके बाद एक एक इंडस्ट्री को एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री डिस्कस करेगा। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।